हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th की इंग्लिश की जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, उसके पोएट्री सेक्शन के पहला लेसन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके समरी के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समरी को समझने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं सकता है इस लेसन से, और आप पूरी तरीके से इसके समरी को समझेंगे। एग्जामिनेशंस में अगर समरी आते हैं तो उसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके समरी को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है और आपको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो हम अब मूव करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले इसको हम समझते हैं अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसके पर्सपेक्टिव हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट, इसके जो पोएट हैं वो है जॉन डन। जॉन डन इसके पोएट हैं। उनके बारे में इंट्रोडक्शन समझते हैं। बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। डाइड, इनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631। उस समय इनका उम्र था एजेड 59 और इनकी मृत्यु भी लंदन इंग्लैंड में ही हुई थी। इनका जो ऑक्यूपेशन था, पेशा था, पोएट थे ये, प्रीस्ट थे ये, चर्च के पुजारी थे और लॉयर भी थे। इनकी नेशनैलिटी इंग्लिश थी और आल्मा मेटर जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी, हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। जो जीनर है, अर्थात जो इनकी शैली है, जो लिखने की शैली है, उसमें इन्होंने क्या क्या किस तरीके की शैली का उपयोग किया है। ये सटायर यानी व्यंग, हास्य व्यंग को इन्होंने लिखा है, या लव पोएट्री को भी इन्होंने लिखा है, एल्गी शोक गीत को इन्होंने लिखा है, सरमन्स यानी सिख या धर्मोपदेश, इस तरीके की इनके द्वारा रचना की गई है। लिटरेरी मूवमेंट जो इनका है, ये मेटाफिजिकल पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं ये। इसके आगे अब हम थीम को देखें। अब हम इस का थीम समझने का प्रयास करेंगे, इसका विषय वस्तु क्या है इस पोएट्री का। तो दिस पोएम इज़ अ लव पोएम, यह एक लव पोएम है, एंड बेस्ड ऑन थीम ऑफ लव एंड हिज बिलव्ड। इसका जो थीम है, जिस पर ये बेस्ड है, ये लव और उनकी प्रेमिका के ऊपर ये जो पोएट्री है वो बेस्ड है। इन दिस पोएट्री, इस पोएट्री में पोएट टेल्स, पोएट जो कवि हैं वो कहते हैं, हिज बिलव्ड दैट ही वॉज नॉट लिविंग। वो अपने बिलव्ड से कहते हैं कि वो उसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ही वॉज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप, उसके मतलब उनके जो उनके और उनकी बिलव्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है, उससे वे थक के कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इंस्टीड, इसके बदले में, ही मस्ट गो एज ए ड्यूटी, उन्हें अपने ड्यूटी के लिए अवश्य जाना चाहिए। तो वो अपनी बिलव्ड को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के टोटली ये एक लव पोएम है, और इसमें जो पोएट है वो अपनी बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसके समरी की ओर, अब हम इस पोएट्री के समरी की ओर देखेंगे और उसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझने के बाद इस लेसन से, इस पोएट्री से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे मिस नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं समरी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोएम, यह एक लव पोएम है बाय जॉन डन, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, वो माने जाते हैं मार्गदर्शक। पायोनियर मीन्स होता है मार्गदर्शक, वो मार्गदर्शक माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के। हेयर, यहाँ, ही इज़ डेपिक्टेड द मोमेंट, यहाँ उन्होंने उस क्षण को प्रदर्शित किया है, दिखाया है। व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब वो अपनी प्रेमिका से
जुदा होते हैं, विदा होते हैं। एनी मोरे, एनी मोरे उनकी बिलव्ड है, उनकी प्रेमिका है, उनकी वाइफ है जिनका नाम है एनी मोरे। या क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनकी प्रेमिका का नाम है एनी मोरे, जिससे वो जुदा हो रहे हैं, वो किसी यात्रा पर, जर्नी पर जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी। पोएट एक जर्नी पर, यात्रा पर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, जो अपनी बिलव्ड से, प्रेमिका से जुदा हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बिलव्ड एंड अटर्ड हिज बिलव्ड, और उन्होंने अपनी बिलव्ड को कहा, बोला, नॉट टू बी ग्लूमी, उदास नहीं होने के लिए। ग्लूमी मीन्स होता है उदास होना। तो अपनी प्रेमिका से उन्होंने कहा कि तुम उदास मत हो। ही वुड रिटर्न सून, वह जल्दी ही वापस आएंगे, वो शीघ्र ही वापस आएंगे। जिस जर्नी पर वो जा रहे हैं उस जर्नी से शीघ्र ही वापस आएंगे। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है सन से, तुलना किया है सन से। एंड फिर नेक्स्ट हम एंड एश्योर्स हर, और उसको अपनी बिलव्ड को आश्वस्त करते हैं दैट ही विल बी सक्सेसफुल, वो एक दिन क्या होंगे, सफल होंगे इन हिज जर्नी, अपनी यात्रा में। क्योंकि वो जो यात्रा पर जा रहे थे, जर्नी पर जा रहे थे, अपनी बिलव्ड से जुदा हो रहे थे, तो वो अपनी बिलव्ड को समझाने का प्रयास किया है कि हम एक दिन अपनी यात्रा में सफल होंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ही थिंक्स दैट मेंस पावर इज़ वेरी फीबल, वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि जो व्यक्ति की जो ताकत होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम, और वो घुटने टेक देता है। नील्स डाउन का मतलब घुटने टेकना, वो घुटने टेक देता है जब उसका लक उसके फेवर में नहीं होता है, अर्थात डिसफेवर्स होता है, उसके पक्ष में नहीं होता है उसका भाग्य, तो वो उसके सामने घुटने टेक देता है। ऑल्सो ही परसुएट्स हिज बिलव्ड नॉट टू वीप, वह और भी वो अपनी बिलव्ड को राजी करते हैं, मनाते हैं। परसुएट्स का मतलब राजी करना, मनाना, मनाते हैं अपनी प्रेमिका को नॉट टू वीप, तुम रो मत, और साई, और आहे मत भरो। बिकॉज, क्योंकि सी इज़ अ पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि वो जो है उसका एक उनकी जो बिलव्ड है वो उनका एक पार्ट है, उनका एक हिस्सा है, इसीलिए तुम रो नहीं, आहे मत भरो। लास्ट पैराग्राफ जो है, लास्टली अंत में, ही एडवाइजेज हर, उनको सलाह देते हैं, अपनी बिलव्ड को सलाह देते हैं दैट कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करो, जस्ट फील, ऐसा फील करना, वी आर टर्न असाइड, हम लोग एक दूसरे के अगल बगल में लेटे हुए हैं, एक दूसरे के अगल बगल में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। एंड दैट, और कि अ ट्रू लवर, और ये भी बताते हैं कि अ ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है। इस तरीके से जॉन डन ने अपनी इस फर्स्ट, जो उनका इस आपके क्लास 12th का जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक में जो फर्स्ट पोएट्री है आपका, उसका ये समरी है। और इसको यदि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। साथ ही समरी लिखने के लिए भी अगर आपको आता है तो एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं लेसन बाय लेसन सारे लेसन का ऑब्जेक्टिव अलग से लेकर आऊँगा, लेकिन आपको समरी को अच्छी तरीके से समझ लेना है, और समझने के बाद अच्छी तरीके से, जब मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिस हो सकता है। थैंक यू, बाय।